प्रकृति चक्रीय है, अर्थव्यवस्था क्यों नहीं? प्रकृति चक्रीय है, हमारा ग्रह और उसकी परिक्रमाएं चक्रों में चलती हैं। संसार और उसमें मौजूद हर चीज चक्रों में कार्य करती है। एक चक्रीय प्रकृति में रैखिकता पनप नहीं सकती, क्योंकि संसार रैखिकता के लिए नहीं बना। उदाहरण के लिए, खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो पौधों को खाते हैं। मांसाहारी की मृत्यु होती है और मिट्टी में जैविक पदार्थों के लिए विघटित हो जाता है। मिट्टी अधिक वनस्पति लाती है। ये एक चक्र है। जल चक्र को ले, महासागरों और नदियों का पानी वाष्पित होता है, क्योंकि सूरज की किरणें सतह को गर्म करती हैं। जल वाष्प वायुमंडल में तब तक घूमता है जब तक वह छोटी बूंदों के रूप में ठंडा नहीं हो जाता और बादलों में बस जाता है। बादल बारिश लाते हैं और पानी भूमि, नदियों और महासागरों में लौटता है। ये फिर से चक्रीय है। हम और सभी जानवर कैसे सांस लेते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे पौधे लेते हैं। पौधे वास्तव में किसी भी कार्बन को उपयोगी ऑक्सीजन में बदल देते हैं, यहाँ तक कि कार्बन जो कारखानों के धुएं और कारों के निकास के माध्यम से निकलता है, हम सांस लेते हैं। हम इस चक्रीय चक्र के कारण जीते हैं। हम सभी ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना है, हम इसे महसूस भी करते हैं। ये कैसे होता है? ग्रीनहाउस गैसें क्या हैं? ये ग्रीनहाउस गैसें जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान करती हैं? सूरज की किरणें पृथ्वी पर गर्मी और प्रकाश लेकर पहुंचती हैं। सूर्य की कुछ ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाती है, कुछ पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है और गर्मी के रूप में पुनः विकिरणित होती है। अधिकांश गर्मी ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित की जाती है और फिर सभी दिशाओं में विकिरणित होकर पृथ्वी को गर्म रखती है। यदि ग्रीनहाउस गैसें नहीं होती तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। हम जीवित नहीं रह पाते। ये ग्रीनहाउस गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन है, जो एक विशिष्ट संरचना में होती है। इनमें से 79% कार्बन डाइऑक्साइड, 17% मीथेन और 6% नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख घटक हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन अगर हम पेड़ों को काटते हैं या अधिक पेड़ नहीं लगाते हैं, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है और अधिक ग्रीनहाउस गैस के रूप में उत्सर्जित होती है। फसल अवशेषों को जलाने या डीजल या पेट्रोल इंजन मोटर पंपों के उपयोग से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। लैंडफिल में डाले गए प्लास्टिक और अन्य कचरे से मीथेन निकलती है। डीएपी और यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग अधिक रासायनिक खेती और अन्य असतत गतिविधियों का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। इससे ग्रीनहाउस गैसों की संरचना में बदलाव होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य गैसें शामिल होती हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अधिक गर्मी फंस जाती है और पृथ्वी गर्म हो जाती है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। मौजूदा रुझान को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया है कि 2075 तक पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। इसके परिणामस्वरूप फसल की पैदावार में कमी, कीटों और बीमारियों में वृद्धि, उत्पादकता में कमी, पानी की कमी और मिट्टी का क्षरण होगा। तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन भी होगा, यानी बाढ़, सूखा और बढ़ते मौसम में परिवर्तन। हमें ऐसी मरती हुई धरती की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसी पृथ्वी की आवश्यकता है जो प्रचुरता में रह रही हो। इसके लिए हमें अपने जीने और व्यवसाय करने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। आइए हम और अधिक समझें कि ऐसी कौन सी अन्य गतिविधियां हैं जो ग्रीनहाउस गैसों और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। फूड माइल्स भोजन के स्रोत से लेकर उपभोग के स्थान तक की दूरी है। इसकी गणना मील या किलोमीटर में की जाती है। दूरी जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक भोजन परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और संरक्षण किया जाएगा, जिससे रास्ते में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अधिक होगा। उदाहरण के लिए, सेब उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में उगाए जाते हैं। अगर सेब का रस मूवी में सेवन किया जाता है, तो सेब को लंबी दूरी तक जूस फैक्ट्री तक ले जाया जाता है और फिर पास की दुकान पर ले जाने से पहले दूसरी इकाई में डिब्बाबंद किया जाता है। इसे तब तक रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है जब तक इसे खरीदा
और सेवन नहीं किया जाता। इसके विपरीत स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले स्थानीय फलों और बाजरा को प्रसंस्करण और परिवहन की कम आवश्यकता होती है। फिर कार्बन फुटप्रिंट की बात आती है। कोई भी गतिविधि जो कोई भी करता है, कार्बन उत्सर्जन में योगदान करती है। इसमें हमारे कार्यों से प्रत्यक्ष उत्सर्जन, जैसे कार चलाना या बिजली का उपयोग करना, और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग से जुड़े अप्रत्यक्ष उत्सर्जन, जैसे हम जो भोजन खाते हैं या जो कपड़े पहनते हैं, दोनों शामिल हैं। क्या हम बहुत सारा प्रसंस्कृत भोजन खाते हैं? क्या हम आवश्यकता से अधिक गैजेट्स खरीदते हैं? यदि ऐसा है, तो हम कार्बन उत्सर्जन में बहुत योगदान दे रहे हैं। हम अधिक पेड़ लगाकर या पुनर्नवीनीकरण उत्पादों का उपयोग करके अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना चाह सकते हैं। जल फुटप्रिंट एक और महत्वपूर्ण शब्द है। कार्बन फुटप्रिंट की तरह किसी भी गतिविधि का एक जल फुटप्रिंट होता है। जल फुटप्रिंट किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने वाले मीठे पानी की कुल मात्रा का माप है। हर चीज का एक जल फुटप्रिंट होता है। एक साइकिल का जल फुटप्रिंट 1500 लीटर है। एक मोटरसाइकिल का जल फुटप्रिंट 2 लाख लीटर है। बाजरा का जल फुटप्रिंट चावल की तुलना में बहुत कम है। आपका एक व्यक्तिगत जल फुटप्रिंट है, जो आपके स्नान करने, कपड़े धोने आदि के तरीके के आधार पर अधिक या कम हो सकता है। अब आए हम चक्रीय अर्थव्यवस्था को देखें। चक्रीय अर्थव्यवस्था में भी हमें प्रकृति से लेना, संसाधित करना और कुछ उपयोगी बनाना, उपयोग के लिए उसका विपणन करना और फिर उपयोग करना और फिर पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण करना होता है। लेकिन रैखिक अर्थव्यवस्था से अंतर है। हम प्रकृति से जो आवश्यक है उसे लेते हैं, परंतु हम प्रकृति को उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सतत फसल शोषणकारी नहीं। बांस, खाद बनाने के लिए जैविक मिट्टी, खाद्यान्न कुछ उदाहरण हैं। हम बनाते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कच्चे माल का प्रसंस्करण कम ऊर्जा का उपयोग करने वाली उपयुक्त तकनीकों के माध्यम से किया जाए। इस प्रक्रिया में स्थानीय कौशल और स्थानीय संसाधनों को शामिल किया जाता है और इस प्रकार स्थानीय आजीविका के अवसर पैदा होते हैं। स्थानीय समुदाय द्वारा जिन चीजों की आवश्यकता होती है वे स्थानीय रूप से ही बनाई जाती हैं, इसलिए कम भोजन मील और कार्बन पदचिह्न। विपणन एक मनोवृत्ति परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता अधिक सामाजिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाते हैं। वे स्थायी उपभोग और जीवन शैली के प्रति अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाते हैं। किसी को अपनी जरूरत की हर चीज के मालिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है जहां संसाधनों को साझा किया जाता हो। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर और उपकरण किसान सहकारी के स्वामित्व में हो सकते हैं और सदस्यों के साथ साझा किए जा सकते हैं। इसी प्रकार सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सहभागी गारंटी प्रणाली पीजीएस ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि किसान समूह के सदस्य अपने खेतों में जैविक तरीकों से खेती करने और उपज को जैविक लेबल के साथ बेचने में सक्षम हों। चक्रीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पाद बनते हैं वे स्थानीय सामग्रियों और स्थानीय कौशल से बनते हैं। उत्पादों की मरम्मत स्थानीय स्तर पर भी की जा सकती है। उपयोग के बाद उन्हें या तो पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग किया जाता है। ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ लोगों और ग्रह का क्या होता है? स्थानीय स्तर पर आजीविका के अधिक अवसर हैं। स्थानीय समुदायों के लिए कुछ उपयोगी बनाने के लिए लोग अपने अपने तरीकों से रचनात्मक बन जाते हैं। जंगल, खेत, पानी और मिट्टी अपनी सर्वोत्तम स्थिति में रहते हैं। लोग पर्यावरण की परवाह करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। पृथ्वी को ठीक यही चाहिए। ऐसे कौन से उद्यम हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं जो प्रकृति में चक्रीय हैं?